नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ है वो शुरू की हुई है और उसमें हमने पहला जो लेक्चर है वो भारत की आकार और स्थिति के बारे में वो हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया। और आज हम जो लेक्चर नंबर 2 है या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी जो 9th क्लास की है उसका लेसन नंबर जो 2 है जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। बिल्कुल दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की हमारी क्लास में, क्योंकि ये जो 9th क्लास की ज्योग्राफी ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, इसके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें नाम से ही पता चल रहा है हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे विद्यार्थियों की हमें नाम से ही बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हमें पता चल रहा है कि भारत का यहाँ पे भौतिक स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें पर्वत हैं, मैदान हैं, मरुस्थल हैं, पठार, द्वीप समूह हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें भारत के बारे में, तो भारत के बारे में बताया गया है कि कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से अगर हम बात करें भौतिक आकृतियों के निर्माण के बारे में, तो ये बताया गया है कि भौतिक निर्माण एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इससे बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का। बिल्कुल, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा ही भौतिक आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी प्रकार भारत की भौतिक आकृति के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की भौतिक आकृति का निर्माण भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण ही हुआ है, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद अगला जो इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी की ऊपरी प्रॉपर्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। बिल्कुल दोस्तों, ध्यान रखना, अगर हम बात करें पृथ्वी की, अगर हम बात करें अर्थ की, तो ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है जिसको हम भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा है मेरे प्यारे दोस्तों, वह 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। ठीक है, पृथ्वी जो है हमारी वो 7 बड़ी प्लेटें हैं, 7 हैं दोस्तों विषयों में टोटल। जो अगर हम बात करें तो 7 बड़ी प्लेट हैं और कुछ छोटी छोटी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं की हैं, बड़ी जरूर यहाँ पे बताई गई है। बड़ी जो बताई हैं वो बताई मेरे प्यारे दोस्तों 7। तो अगर हम बात करें पृथ्वी कितनी प्लेटों से बनी हुई है, या पृथ्वी का ऊपर वाला जो भाग है, प्रपटी वाला जो भाग है, वो कितनी प्लेटों से निर्मित है, तो 7 बड़ी प्लेटों से निर्मित है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, आगे जो इसमें बताया गया है वो बताया गया है कि प्लेटें जब गति करती हैं तो इनके कारण जो है इनके कारण जो स्थिति जो है वो अलग अलग चेंज होती रहती है। और यहाँ पे इन प्लेटों के बारे में, जैसे जब ये गति करती हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ परिसीमाएं बनती हैं, और कौन कौन सी परिसीमाएं बनती हैं इनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक बार पहले यहाँ पे पढ़ लो दोस्तों, उसके बाद मैं सारी की सारी बातें आपको क्लियर करवाता हूँ। यहाँ पे सारी की सारी बातें मैं आपको यहाँ पे क्लियर। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझो इसको, बिल्कुल ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करते हैं, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तथा ये एक दूसरे से टकराकर टूट जाती हैं, या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है, तो इस स्थिति में अगर हम बात करें, इस स्थिति में रूपांतरित परिसीमा का निर्माण होता है, या फिर रूपांतर परिसीमा का निर्माण होता है। अब यहाँ पे चित्र में देखो, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपको फिगर में बिल्कुल क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो दिखाया गया है इसको बिल्कुल ध्यान से समझो।
यहाँ पे जो बताया गया है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ आती है, इस प्रकार एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ आती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यह अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती है। कौन सी परिसीमा? अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती है। उसके बाद जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है तो ये हमारी है अपसारी। अपसारी दोस्तों ध्यान रखना, अभिसारी में पास आते हैं एक दूसरे के, और अपसारी में क्या होता है? अपसारी में मेरे प्यारे दोस्तों जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसमें अपसारी परिसीमा होती है। उसके बाद एक प्लेट नीचे की तरफ आती है और एक प्लेट ऊपर की तरफ जाती है, और जैसे ये एक दूसरे से टकराती हैं तो जब ये टूट जाती है तो इसको हम बोलते हैं रूपांतर परिसीमा। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रूपांतर परिसीमा। ठीक है, होगी बात क्लियर? तो यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य तौर पर प्लेटों की गतियों को 3 भागों या 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्लेटों की गतियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्लेटें जो ये गतियाँ करती हैं, जो गति करती हैं, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ आती है तो इसको हम अभिसारी बोलेंगे। ठीक है, अभिसारी बोलेंगे। जब एक प्लेट दूसरी तरफ के विपरीत जाती है इसको अपसारी बोलेंगे। और जब एक प्लेट ऊपर की तरफ और दूसरी नीचे की तरफ आती है दोस्तों, ठीक है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ आती है तो इसको हम रूपांतर परिसीमा बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा दोस्तों। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जो हमारा है वो है विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि विश्व के अधिकतर जो ज्वालामुखी हैं, विश्व के जो अधिकतर ज्वालामुखी हैं वो भूकंप संभावित क्षेत्र, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित हैं। जहाँ पे ये प्लेटें होती हैं, प्लेटों के जो किनारे होते हैं ना दोस्तों, किनारे जो हैं उन किनारों पर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावी क्षेत्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावी क्षेत्र प्लेट के किस भाग पर पाए जाते हैं, तो ये प्लेट के हमेशा ध्यान रखना किनारों पर पाए जाते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी अभी आप लोगों को पता ही चला होगा कि जो हमारा दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन आई है दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जो भर्ती होने वाली है, इसमें जो हमारा अगर हम बात करें ज्योग्राफी का पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा आता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार आता है, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है वो गोंडवाना भूमि का या गोंडवाना लैंड वाला। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो इसमें बताया गया वो ये बताया गया कि भारत का सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवान क्षेत्र है या गोंडवान भूमि है। ध्यान रखना, ये गोंडवान भूमि होती क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी आपने ध्यान रखना है कि भारत का सबसे प्राचीन भाग या भारत का सबसे प्राचीन जो भूमि का जो हिस्सा है वह कौन सा है, तो वह गोंडवाना भूमि है या गोंडवाना लैंड है दोस्तों। ठीक है, और ये भारत के दक्षिण भारत का क्षेत्र है। दक्षिण भारत का जो हमारा जो पार्ट है उसको हम गोंडवाना क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। अब मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों गोंडवाना क्षेत्र के बारे में कि जो गोंडवाना क्षेत्र वो क्या है। अब देखो, मैं यहीं पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये बताया जाता है दोस्तों कि ये जो हमारी पृथ्वी थी, इस पृथ्वी पर एक महाद्वीप था दोस्तों, एक महाद्वीप जिसको हम बोलते थे पेंजिया। कंप्लीट को इसको हम बोलते थे पेंजिया महाद्वीप, इसका नाम था पेंजिया। ठीक है दोस्तों, इस पेंजिया के बारे में ये बताया जाता है कि इसके ऊपर वाला जो भाग था, इसके ऊपर वाला जो भाग ये हमारा उत्तरी, और ये दूसरा जो भाग है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी। उत्तरी जो भाग और दक्षिणी भाग ये अलग अलग हैं दोस्तों। इसमें ये बताया जाता है कि ये जो पेंजिया जो महाद्वीप था, जो कि काफ़ी बड़ा विशाल महाद्वीप था, इस पेंजिया महाद्वीप के दक्षिण वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं गोंडवाना क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं दोस्तों गोंडवाना, और जो उत्तरी वाला जो भाग है इसको हम बोलते थे अंगारा क्षेत्र या अंगारा भूमि या अंगारा लैंड दोस्तों, अंगारा लैंड दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे बात करें अंगारा क्षेत्र, ध्यान रखना प्राचीन समय में पूरी पृथ्वी जो थी, पूरी जो भूमि जो थी, इसका एक बड़ा महाद्वीप कहलाता था, और उस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। और पेंजिया का जो ऊपर वाला जो भाग था उसको हम
अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड। और भारत जो हिस्सा है, भारत किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो भारत गोंडवाना का हिस्सा है, गोंडवाना का दोस्तों ध्यान रखना। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। पेंजिया नामक महाद्वीप था, ध्यान रखना, पेंजिया नामक महाद्वीप, इसका उत्तर वाला भाग अंगारा, दक्षिण वाला भाग गोंडवाना। और भारत किसका हिस्सा था, भारत गोंडवाना का हिस्सा था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है। और कौन कौन थे, तो इसमें भारत था, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका दोस्तों, ठीक है, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है ये गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। अब यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा और इस चित्र में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ठीक है, ये हमारा भारत है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये सारा का सारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का क्षेत्र था दोस्तों, ठीक है। तो भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कौन से वाला भारत, जो हमारा दक्षिण भारत है, जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब यही बात बताई गई है यहाँ पे। उसके बाद इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया कि भूप्रपट्टी के अनेक टुकड़ों के विभाजित होने के कारण भारत ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वह गोंडवाना क्षेत्र से अलग हो गई, ठीक है। भारत की जो प्लेट है वह गोंडवाना क्षेत्र से या गोंडवाना भूमि से अलग हो गई और वह उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगी, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी दोस्तों, ठीक है। होगी बात क्लियर, यहाँ तक आप आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने से प्रायद्वीपीय पठार के किनारे के नीचे धंसने के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 33 सागर के बारे में, या हम बात करते हैं यहाँ पे हिमालय के बारे में। तो ये बताया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों कि उत्तर दिशा की ओर प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई और इस टकराव के कारण दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुए। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया है। अब यहाँ पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि जैसे ही ये जो गोंडवाना लैंड का जो क्षेत्र था ये अनेक भागों में डिवाइड हुआ और इनमें एक था भारत, ठीक है। जैसे भारत वाला जो क्षेत्र था, भारत वाला जो हिस्सा था ये ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ। तो जैसे ये ऊपर प्रवाहित हुआ तो यह यूरेशियन प्लेट से टकराया दोस्तों, ठीक है। और जैसे यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हुआ और वह पर्वत कहलाया हिमालय पर्वत दोस्तों, ठीक है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर से हुआ है, तो टेथिस सागर से हुआ दोस्तों, ठीक है, टेथिस सागर, ठीक है। होगी बात क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे जो बताया गया है वो बताया गया है मुख्य भौगोलिक विवरण के बारे में, भारत का मुख्य भौगोलिक विवरण। तो भारत के मुख्य भौगोलिक विवरण के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण के आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, 6 भाग है। सबसे पहला जो भाग है वह है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा जो भाग है वह है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, उसके बाद तटीय मैदान और उसके बाद द्वीप समूह। तो भौगोलिक वितरण के आधार पर या भौगोलिक स्थिति के आधार पर अगर हम यहाँ पे बात करें अपने भारत के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 6 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाता हूँ, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो इस चित्र को। यहाँ पे जो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर है हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है। भारत के भौगोलिक वितरण के आधार पर 6 भागों में बांटा है भारत को। तो सबसे ऊपर है हमारा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के बिल्कुल नीचे है उत्तरी मैदान, ठीक है। उसके बाद हिमालय पर्वत के बिल्कुल नीचे उत्तरी मैदान के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें राजस्थान वाला एरिया, गुजरात वाला जो हमारा एरिया है ये है भारतीय मरुस्थल। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें आगे, अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ा नीचे की तरफ अगर हम चलेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है तटीय मैदान, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है ये तटीय मैदान है, तटीय क्षेत्र है। उसके बाद अगर ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये है हमारे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना प्रायद्वीपीय पठार, क्या है प्रायद्वीपीय पठार। और अगर हम यहाँ पे बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, लक्षद्वीप की, ठीक है, दादर नगर हवेली की, तो ये हमारे हैं द्वीप समूह। तो 6 भागों में बांटा गया। सबसे पहला हमारा हिमालय, उसके बाद हिमालय के बिल्कुल नीचे जो हमारे आते हैं वो हमारे आते हैं उत्तरी मैदान, उसके बाद हमारा
यहाँ पे आता है भारतीय मरुस्थल। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, तो हम इन 6 भागों के बारे में बात करेंगे अब। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत। तो आप लोगों को पता ही है हिमालय पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर से हुआ था। किससे हुआ था? टेथिस सागर से हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद ध्यान रखना हिमालय जो पर्वत है वो भारत के किस ओर है? तो हिमालय पर्वत भारत के किस ओर है दोस्तों? भारत के उत्तर की तरफ है। ठीक है, भारत के उत्तर की तरफ स्थित है। उसके बाद इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि हिमालय जो पर्वत है वह 2 नदियों के मध्य स्थित है। 2 नदियाँ, एक तो हमारे यहाँ पे बताई गई सिंधु नदी से लेकर, दूसरी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो क्षेत्र है भारत में वह हमारा हिमालय पर्वत है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में बताया गया है कि ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। मतलब इसकी जो शेप है, इसका जो आकार है वो अर्धवृत्त है। आधा जो वृत्त है ना दोस्तों, जो हमारा जो वृत्त होता है हम उसको जैसे ही काटते हैं तो ये आधा वृत्त, अर्धवृत्त। ठीक है, जो हमारा सेमी सर्कल है दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारा सेमी सर्कल है, जो हमारा अर्धवृत्त है, इस प्रकार की इसकी आकृति है। ठीक है, आकृति कैसी है? अर्धवृत्त की आकृति है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर जबकि अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे हिमालय के बारे में बात करें तो ये हमारा हिमालय है। ध्यान रखना दोस्तों, ये है हमारा हिमालय और एक अर्धवृत्त की तरह है। ठीक है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त की तरह है। यहाँ पे हमारी है सिंधु नदी। सिंधु नदी से लेकर ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, 2 नदियों के मध्य हिमालय पर्वत की 2 नदियों के मध्य स्थित है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हिमालय पर्वत 2 नदियों के मध्य स्थित है, सिंधु और दूसरी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद हिमालय पर्वत की आकार कैसा है? तो यह है अर्धवृत्त आकार का है। उसके बाद ध्यान रखना हिमालय पर्वत की ऊंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बताया गया कश्मीर में। कश्मीर में जो हम इसके बारे में अगर बात करें तो 400 किलोमीटर इसकी जो कश्मीर में जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर चौड़ाई। दोस्तों ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई नहीं, इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई जो है ध्यान रखना 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में चौड़ाई। और जम्मू में जो कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई है वो है 400। और टोटल इसके बारे में, इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे जो बताया गया है वो मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। आगे जो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों हमारी एनसीईआरटी में, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बताया गया है कि हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हिमालय पर्वत को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? या इसकी श्रृंखला को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला, सबसे ऊपर वाली जो श्रृंखला आपको दिख रही है दोस्तों, ये वाली ऊपर वाली जो श्रृंखला है, इसको हम बोलते हैं महान हिमालय। इसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। इसको मेरे प्यारे दोस्तों बोलते हैं हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल बर्फ़ पाई जाती है, हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाला जो हमारा हिमालय है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दोस्तों मध्य हिमालय, या इसको हम बोलते हैं हिमाचल, या इसको हम बोलते हैं दोस्तों मध्य हिमालय, हिमाचल दोस्तों। ठीक है, मध्य हिमालय या फिर इसको हम बोलते हैं हिमाचल। उसके बाद तीसरा जो हमारा आता है वो हमारा आता है दोस्तों शिवालिक। तीसरा हमारा क्या आता है? तीसरा हमारा आता है, तो तीसरी जो हमारी श्रेणी है वो है शिवालिक। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? शिवालिक। तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर है महान, ग्रेट, हिमाद्री। ठीक है, दूसरा हमारा है मध्य या फिर हिमाचल हिमालय। ठीक है, और तीसरा जो हमारा आता है वो हमारा आता है दोस्तों शिवालिक। तो 3 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये एक बात और ध्यान रखना है, इसके ऊपर वाला जो भाग है, इसके ऊपर वाला जो भाग है दोस्तों, यहाँ पे 3 श्रेणियाँ आती हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और ध्यान रखना जो ट्रांस हिमालय है वह हिमालय का भाग नहीं है। ध्यान रखना कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये 3 श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय है। ट्रांस का मतलब यहाँ पे पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे पारदर्शी दोस्तों। ठीक है, तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये 3 श्रेणियाँ हिमालय से ऊपर की तरफ है जो ट्रांस हिमालय में है। और ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, महान, मध्य या जिसको हम बोलते हैं हिमाचल, और तीसरी हमारी कौन सी है? तीसरी हमारी दोस्तों शिवालिक।
महान जो हिमालय दोस्तों वो सबसे प्राचीन है। उसके बाद शिवालिक जो श्रेणी है वो ध्यान रखना, शिवालिक जो श्रेणी है मेरे प्यारे दोस्तों वो सबसे नवीनतम श्रेणी है। और हिमालय के बारे में एक बात और ध्यान रखना, विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है दोस्तों। विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? महान हिमालय है। और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? वो भी अपने भारत में ही है। ये भी एक संयोग ही है दोस्तों। वो अपने भारत में कौन सा है? आपने ये कमेंट करके बताना है कि भारत में ही है और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद जो हमारा महान है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हिमाद्री है। यहाँ पर ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जो सबसे नवीनतम पर्वत होगा ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा चोटियाँ मिलेंगी या सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली चोटियाँ मिलेंगी। जैसे अगर हम बात करें हिमालय पर्वत के बारे में, तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी या विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, जो कि नेपाल में है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हिमालय पर स्थित हैं? तो ये हैं हमारे प्यारे दोस्तों महान हिमालय पर। मध्य हिमालय के बारे में बात करें तो मध्य हिमालय के बारे में ध्यान रखना, मध्य हिमालय किसके लिए फेमस है? तो मध्य हिमालय दोस्तों फेमस है, यहाँ पे पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल के लिए फेमस है हमारा कौन सा हिमालय? मध्य हिमालय। और सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक। और ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे नवीनतम जो श्रेणी है शिवालिक, ये पूर्वांचल जो क्षेत्र है, पूर्वांचल जो भारत है या पूर्वोत्तर जो भारत है, यहाँ पर इस प्रकार तक फैला हुआ है। और इसी कारण इसी शिवालिक क्षेत्र को पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ कौन से हिमालय का भाग है? तो कौन सी हिमालय का भाग है प्यारे दोस्तों? ये हमारा भाग है शिवालिक हिमालय का। ठीक है दोस्तों, किसका भाग है? शिवालिक हिमालय का। आई होप आपको यहाँ तक हिमालय समझ में आया होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि जो हमारा महान हिमालय है, इसकी हम अगर औसत ऊंचाई के बारे में बात करें तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। 6000 इसकी क्या है? औसत ऊंचाई। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। ठीक है। सबसे ऊंचे शिखर मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, और ये यहाँ पे सबसे ऊंचे शिखर बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचे शिखर ये यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे ऊंचे शिखर में बताया, जैसे माउंट एवरेस्ट है नेपाल में 8848, कंचनजंगा जो भारत में 8598, मकालू नेपाल में ही है 8481 है। ठीक है। धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत जो है वो भारत में है। तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे जो बताया गया है वो बताया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ज्ञात कीजिए महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताने हैं आप लोगों ने, और भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर पर्वत हैं। ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था, नंदा देवी, कामेट, नामचा, बारवा, ठीक है, ये आपने बताने हैं या ये आपने ज्ञात करने हैं कि यह किस राज्य में है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम या हिमाचल व निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी। जो हमारा मध्य हिमालय है इसको हम हिमाचल बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं निम्न हिमालय। ये बात थोड़ी ध्यान रखना, हिमाचल या इसको हम बोलते हैं मध्य या इसको हम बोलते हैं निम्न हिमालय। और इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के मध्य है। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 50 किलोमीटर। ध्यान रखना, जो हमारा महान हिमालय है ना, महान हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। महान हिमालय के बारे में ध्यान रखना, महान हिमालय की जो औसत जो ऊंचाई थी वो थी 6000 किलोमीटर, 6000 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। और जो हमारी निम्न या इसको हम मध्य बोलते हैं, इसको हम हिमाचल बोलते हैं, वो है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर दोस्तों। ठीक है। उसके बाद इसी क्षेत्र में मध्य वाला जो हमारा हिमालय है, इसी में कांगना, कुल्लू की घाटी स्थित हैं, कश्मीर घाटी स्थित है, महाभारत और धौलाधार की श्रेणियाँ स्थित हैं। महाभारत, धौलाधार, कांगना, कुल्लू, ठीक है, ये कौन सी हिमालय का भाग है? तो ये हमारा मध्य हिमालय, ये हमारा हिमाचल हिमालय, या फिर ये हमारा कौन सा हिमालय बोलते हैं दोस्तों? हम इसको हम निम्न हिमालय बोलते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा हिमालय है वो तीसरी जो श्रेणी इसके बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, शिवालिक। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई ध्यान रखना, 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर। महान की थी 6000 मीटर,
मध्य की थी 3700 से 4500 और शिवालिक की जो है वो प्यारे दोस्तों 900 से 1100 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। निम्न हिमालय या जिसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटी है उसको हम क्या बोलते हैं, दून। और जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देहरादून और कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं और इस घास को हम दून बोलते हैं। तो निम्न हिमालय और ध्यान रखना शिवालिक के मध्य जो घास के मैदान हैं उनको हम बोलते हैं दून दोस्तों। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं हिमालय के बारे में ही। हिमालय के बारे में अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर कि नदियों के आधार पर अगर हम हिमालय का वर्गीकरण करें तो हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो नदियों के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करें दोस्तों तो यहाँ पे बताया गया है कि सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को भाग को हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय मेरे प्यारे दोस्तों, सतलुज नदी और जो सिंधु नदी है इसके मध्य के हिमालय को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। लेकिन पश्चिम में पूर्व में क्रमशः से कश्मीर या हिमाचली हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व के क्रमशः से कश्मीर व हिमाचली हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज व काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय को कुमाऊं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद काली तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय और तीस्ता दिहांग के मध्य असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे चित्र में देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारी है दोस्तों सिंधु नदी और ये हमारी है सतलुज नदी, तो इसके मध्य जो हिमालय है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके मध्य जो हिमालय है इस हिमालय को हम क्या बोलेंगे, इस हिमालय को कहा जाता है दोस्तों, ये वाला जो हिमालय है इस हिमालय को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इस हिमालय को हम बोलेंगे कुमायूं हिमालय दोस्तों, कुमायूं। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट किया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो है बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि नदियों के आधार पर अगर हम बात करें तो सतलुज और सिंधु के बीच का जो हिमालय है, सतलुज और सिंधु के बीच का जो स्थित जो हिमालय, सॉरी दोस्तों पंजाब हिमालय, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पंजाब हिमालय। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिंधु और सतलुज के मध्य जो हमारा था पंजाब, तो इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। उसके बाद जो हमारी सतलुज नदी है और जो हमारी दोस्तों कौन सी है, सतलुज नदी है और जो हमारी काली नदी है, सतलुज और काली नदी के मध्य बोलते हैं हम कुमायूं हिमालय दोस्तों, कुमायूं, कुमायूं। उसके बाद जो हमारी काली नदी है और जो हमारी दोस्तों को कौन सी नदी है, काली और तीस्ता नदी जो है, काली और तीस्ता के मध्य कौन सा है, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य जो हमारी है, जो हमारा हिमालय है दोस्तों, इसको हम कौन सा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय दोस्तों। कौन सा बोलते हैं, असम हिमालय। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सिंधु और दूसरी हमारी है सतलुज। सिंधु सतलुज के मध्य, ध्यान रखना, सिंधु सतलुज के मध्य पंजाब, सतलुज काली के मध्य कुमायूं, उसके बाद काली तीस्ता के मध्य नेपाल और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य असम दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। साथ साथ में वीडियो को यहाँ पे लाइक आपने ज़रूर करना और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो हमारा क्वेश्चन बनता है कि पूर्वांचल में जो हमारी शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। मतलब ये बात ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि पूर्वांचल क्षेत्र में शिवालिक हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर की जो पहाड़ियाँ जो हैं वो शिवालिक का ही हिस्सा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास स्थान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्तों कि माजुली जो द्वीप है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर है, असम में है। और ध्यान रखना अभी 1 या 2 साल पहले ही इस द्वीप को जिला घोषित किया गया है। एकमात्र ऐसा द्वीप जो कि जिला भी है, एकमात्र ऐसा द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे जो बताया गया है वो हमारा अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है ये था हमारे दोस्तों हिमालय पर्वत। आगे हम बात करते हैं उत्तरी मैदानों के बारे में। आई होप आपको हिमालय पर्वत अच्छे से समझ में आया होगा। हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, महान, दूसरा
हमारा निमन, या इसको हम बोलते हैं मध्य, या इसको हम बोलते हैं हिमाचल, और तीसरा हमारा शिवालिक दोस्तों। ठीक है, मान में ऊंची चोटियाँ मिलेंगी, मध्य हमेशा और हमेशा पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, और तीसरा शिवालिक जो हमारा है दोस्तों, ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, अब हम उत्तरी मैदानों के बारे में बात करते हैं। जैसे ही हमारा हिमालय समाप्त होता है दोस्तों, उसके बाद दूसरा जो हमारा क्षेत्र आता है वो हमारा आता है उत्तरी मैदान। ठीक है, ये वाला क्षेत्र आता है हमारा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र, भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो क्षेत्र है वह कौन सा है, वह उत्तरी मैदान है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो पाई जाती है वह उत्तरी मैदान में ही पाई जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियों का प्रवाह है। यहीं पे गंगा नदी है, यहीं पे यमुना नदी है, यहीं पे घाघरा नदी है। ठीक है, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं, इन नदियों के अवसाद के कारण ही इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है दोस्तों। और यह भारत का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र उत्तरी मैदान है, जिसको हम गंगा का मैदान भी बोलते हैं। उत्तरी मैदान के बारे में एक तो ये क्वेश्चन आते हैं कि उत्तरी मैदान कहाँ पे स्थित है, तो जैसे ही हिमालय समाप्त होता है उसके तुरंत बाद उत्तरी मैदान की शुरुआत होती है दोस्तों। उसके बाद उत्तरी मैदानों के बारे में बताया गया है कि जो उत्तरी मैदान है, इसका निर्माण नदियों के बेसिन या नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपों के कारण हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 सेंटीमीटर से 320 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, 2400 किलोमीटर से लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। 320 किलोमीटर दोस्तों, 320 किलोमीटर चौड़ा है। जनसंख्या मैंने आपको पहले ही बता दिया, जनसंख्या में सघन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। सिंपल ही बात है, जहाँ पे पानी होगा दोस्तों वहाँ पे जनसंख्या ज़रूर निवास करेगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फसल होगी। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में जो बताया गया है, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोआब क्षेत्र, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब, जैसे पंजाब के बारे में हम बोलते हैं पंजाब, मतलब 5 नदियों का क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के मध्य का भाग। ठीक है, दोआब वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि पाई जाती है, या यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कि जिस भूमि में सबसे ज़्यादा उर्वरता होती है वह हमारा दोआब क्षेत्र ही होता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसके बारे में बताया गया कि यह चित्र कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ सकते हो दोस्तों। उसके बाद आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तीसरा जो हमारा आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता ही है प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा दक्षिण भारत। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, वो क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उस क्षेत्र को हम बोलेंगे प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप। उसके बाद प्रायद्वीप पठार के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को यहाँ पे 2 शब्द सुनने को मिले हैं। एक तो यहाँ पे सुना है आपने पर्वत, और दूसरा आपने सुना है यहाँ पे पठार दोस्तों। एक तो आपने सुना है यहाँ पे पर्वत, ठीक है, पर्वत, और एक आपने सुना है यहाँ पे पठार। अब इनमें अंतर क्या है वो बिल्कुल ध्यान से समझो दोस्तों, क्योंकि कई बच्चे इसमें यहाँ पे पजल होते हैं। पर्वत का मतलब होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं उसको हम बोलेंगे पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। और पठार का मतलब होता है कि वो क्षेत्र जो उभरा तो हुआ है, लेकिन ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा उभरा हुआ क्षेत्र जो कि ऊपर से बिल्कुल मेज की तरह समतल है। ये हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा था। जो उभरा हुआ क्षेत्र जो ऊपर से मेज की तरह समतल है, या जो चोटियाँ नहीं बनाता दोस्तों, जो चोटियाँ नहीं बनाता वो होता है पठार। ठीक है, एक उभरा हुआ क्षेत्र होता है, लेकिन ऊपर से अगर हम बात करें तो एक मेज की तरह बिल्कुल सीधा होता है, मेज की तरह कटा हुआ होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पठार, और जिसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ होंगी उसको हम बोलेंगे पर्वत दोस्तों। ठीक है, तो हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। जो हमारा दक्षिण भारत है, यहाँ पे पर्वत नहीं मिलते, यहाँ पे पठार पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताया गया है। आप इसको बिल्कुल अगर ध्यान से समझोगे, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बना है। आग्नेय व रूपांतरित शैलें, ये टॉपिक मैंने 7th क्लास की ज्योग्राफी में करवाया था। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता तो 7th क्लास की ज्योग्राफी की क्लास जो है वो आप यहाँ से जाकर के जो है वो देख सकते हो। उसके बाद आगे जो बताया गया है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताया गया दोस्तों,
यह प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। वह विंध्याचल श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम के अरावली में घिरा है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी के बारे में आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला, उसे मध्य उच्च भूमि बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मध्य उच्च भूमि। अब यहाँ पे चित्र में देखोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी ये है हमारी नर्मदा नदी और ये है मालवा का पठार। तो इसको हम बोलते हैं मध्य उच्च भूमि भाग, और नीचे वाला जो है ये है दक्कन का पठार। तो दक्षिण भारत में जो पठार उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा है मध्य उच्च भूमि पठार, जो कि दोस्तों ध्यान रखना, जो कि कहाँ पे है, जो कि मालवा के पठार और नर्मदा नदी के मध्य है। और दूसरा है इससे नीचे वाला जो भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों दक्कन का पठार। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो चौथा जो हमारा पड़ता है वो हमारा पड़ता है दोस्तों भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल, और उससे अगला हमारा होगा तटीय मैदान, और उससे अगला हमारा होगा द्वीप समूह। ये हमारे तीन बचे हुए दोस्तों। इन तीन के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में ये लेसन कंप्लीट होगा दोस्तों, काफ़ी बड़ी नहीं तो वीडियो बन जाएगी। तो आई होप यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आपने बिल्कुल कमेंट करके हमें बताना है कि ये क्वेश्चन सर हमें समझ में नहीं आया, इसके बारे में आपने पूछना है। और ऐसे ही वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है। तो अगली वीडियो में फिर दोस्तों मिलते हैं। आज के लिए नमस्कार दोस्तों। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है जीके विद हितेश सर, जीके विद हितेश सर। ठीक है, उसको जाकर के आप जो है फॉलो करिए, इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।